आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत के निर्माण की कल्पना की है और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी, ये उनका कहना है। डॉक्टर अंबेडकर के असली सपनों का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने जा रहे हैं, ये उनका कहना है। मायावती जी ने उसको आने के बाद कर दिया, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उनको प्रत्याशी नहीं ढूंढने से मिल रहे, उन्होंने फिक्स कर रखा है विधानसभा का टारगेट। लोकतंत्र में जब पैसा इतना भारी हो जाएगा तो गरीब कार्यकर्ता कैसे लोकतंत्र का चुनाव लड़ पाएगा। रामवीर भैया जी का कहना है कि अगर मैं हाथरस से विधायक बना तो जो हाथरस जनपद जिस नगरी के नाम से जाना जाता था उसकी मूल सुविधाएं जो वंचित है उन मूल सुविधाओं को पुनः वापस लाने का काम करूंगा, ये रामवीर भैया जी का कहना है। आज का सच की टीम के साथ मैं वीरेंद्र अरोड़ा हाथरस जनपद में हूं, जहां पर 78 विधानसभा क्षेत्र में दमदारी से राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में जो है बिगुल बच चुका है सरकार बनाने का, और सरगर्मियों को देखते हुए विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अपनी बिछात बिछानी शुरू कर दी गई है। आज आइए हम एक खास मुलाकात में यहाँ पर रामवीर सिंह भैया जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी कार्यकारिणी के प्रदेश सदस्य भी हैं और अनुसूचित जनजाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य भी हैं। और आप जो है पूर्व में भी विभिन्न पार्टियों से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं, ब्लॉक प्रमुख का चुनाव लड़ चुके हैं। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं है, आपकी पहचान एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में रही है। आप विभिन्न सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच में रहकर सामाजिक कार्य से जुड़े हैं और आपने कई बार अपने व्यक्तिगत फेस ग्राउंड पर आपने जिला पंचायत का सदस्य का चुनाव भी लड़ा है। 3 बार आपके घर में जिला पंचायत सदस्य की सीट भी आई है, तो आप किसी परिचय के तो मोहताज है नहीं है। आपकी क्षेत्र में छवि एक अच्छे नेता के रूप में है। तो आइए जानना चाहते हैं उनसे खास मुलाकात में कि उत्तर प्रदेश में 2022 का जो बिगुल बच चुका है, चुनाव नजदीक है, किसके सिर ताज बंधेगा, इसका फैसला अब 2022 में होने वाला है। आइए हम रामवीर भैया जी से खास मुलाकात में जानना चाहेंगे कि वो उन्होंने जो 78 विधानसभा क्षेत्र हाथरस से जो अपनी प्रबल दावेदारी की है भारतीय जनता पार्टी से, उनकी तैयारियां किस तरीके से। भैया जी, आप जो है सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं, आप विभिन्न समाज से जुड़े रहे हैं, आपने समाज में बीच में रहकर काम किया है और आप जो है एक कद्दावर नेता के रूप में आपकी पहचान भारतीय जनता पार्टी में दलितों में होती जा रही है। तो इस बार जो 2022 का जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें आपकी तैयारियां किस तरीके की। भारतीय जनता पार्टी हमेशा तैयारी मोड पर रहती है। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, पूरे 5 साल सरकार को हो गए, लेकिन हर चुनाव के लिए पार्टी हमेशा तैयार रहती है। आज भी भारतीय जनता पार्टी की तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी टीम वर्क से काम करती है, वहाँ कार्यकर्ता कमल निशान के लिए कार्य करता है। पूरी भारतीय जनता पार्टी में व्यक्तिगत नहीं, पूरी सामूहिक पार्टी की तैयारी पूरी चल रही है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पुनः प्रचंड बहुमत से सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने जा रही है। भैया जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत से सरकार बनाने जा रही है, उनके सामने कोई भी राजनीतिक पार्टी नहीं टिक पा रही है, ये भैया जी का कहना है। भैया जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ पैक्ट करने जा रही है क्या। जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का पैक्ट है। जनता पार्टी जाति की पार्टी नहीं राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, चौथा और जोड़ दिया है पार्टी ने, सबके प्रयास से देश हित के कार्य में लगी हुई है। आज व्यक्तिगत कोई नहीं जान सकता कि भारतीय जनता पार्टी का कल राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा, संगठन कहाँ होगा, कल मोदी जी के बाद में प्रधानमंत्री कौन होंगे, योगी जी के बाद में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन होंगे। यहाँ हर कार्यकर्ता को पूरा मौका रहता है और कार्यकर्ता बेस पार्टी है। यहाँ किसी परिवार के लिए कोई जगह नहीं है परिवारवाद की। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी में मायावती के बाद में उनके भाई और भतीजे के लिए, समाजवादी पार्टी में मुलायम सिंह जी और उनके बाद में उनके अखिलेश के लिए, इसी तरह से तमाम लालू जी के बाद में उनके बेटों के लिए
पूरे भारतवर्ष में कांग्रेस में एक परिवार की बहुत लंबे समय से चली आ रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। सही में अगर कहीं लोकतांत्रिक पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी ही है इस देश में। रामवीर सिंह भैया जी का कहना है कि उत्तर प्रदेश में पूरे देश भर में अगर भारतीय जनता पार्टी है तो वही कार्यकर्ता को महत्व देती है और कार्यकर्ता को महत्व के स्थान पर कार्यकर्ता को सर्वोपरि मानती है। बल्कि जबकि और जो पार्टियां हैं वो परिवारवाद से जुड़ी हुई हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी का एक अहम रोल रहेगा उत्तर प्रदेश के चुनाव में। यह रामवीर भैया जी का कहना है। रामवीर भैया जी, जैसा कि आपने देखा होगा कि मायावती जी के बारे में यह कहा जाता है कि वो जो टिकटों का बंटवारा करती हैं, तो उसमें पहले ये था, मानवर कांसीराम साहब का ये नारा था, बसपा के कद्दावर नेताओं में भी आपकी गिनती रही है पूर्व में, तो ये था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। लेकिन अब जो नारा बसपा का बदल गया है, जब से कांसीराम साहब हमारे बीच में रही है, तो जिसकी जितनी गठरी भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो ये क्या मामला है? आप तो बसपा के कद्दावर नेताओं में भी रहे हैं और आप जमीन से जुड़े रहे हैं और अपने फेस ग्राउंड पर आपने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव भी जीते हैं, तो मामला किस तरीके का है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, मैंने पहले भी कहा, कार्यकर्ता बेस पार्टी है। यहाँ पैसे को महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गरीब कार्यकर्ता भी, मैं बताना चाहता हूँ आपको, गरीब कार्यकर्ता भी सांसद बन सकता है, गरीब कार्यकर्ता भी राज्यसभा का सदस्य बन सकता है, गरीब कार्यकर्ता जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है, चेयरमैन और जिला पंचायत के तमाम पदों पर रह सकता है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता की मदद भी करती है और भारतीय जनता पार्टी के लोग कभी कार्यकर्ता को सब मिलकर चुनाव लड़ाते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। जो बहुजन समाज पार्टी के बारे में आपने कहा, जब तक मान्यवर कांसीराम जी थे तब तक थैली भारी नहीं होती। उनका नारा जो था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, मायावती जी ने उसको आने के बाद कर दिया, जिसकी जितनी थैली भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आज उनको प्रत्याशी नहीं ढूंढने से मिल रहे, उन्होंने फिक्स कर रखा है विधानसभा का टारगेट। तो ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। पैसे को इतना महत्वपूर्ण लोकतंत्र में नहीं रहना चाहिए। लोकतंत्र में जब पैसा इतना भारी हो जाएगा तो गरीब कार्यकर्ता कैसे लोकतंत्र का चुनाव लड़ पाएगा? तो इस मामले में भारतीय जनता पार्टी को मैं धन्यवाद देता हूं। वहाँ पैसा इतना महत्वपूर्ण नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सभी मिलकर चुनाव लड़ाते हैं और पूरे 5 साल तक राजनीति को एक व्यवसाय के रूप में न करके एक सेवा भाव के रूप में भारतीय जनता पार्टी करती है। 5 साल तक सेवा का भाव किया, चाहे कोरोना का काल हो, चाहे कोई भी किसी तरह का, कोरोना का 2 साल से समय चल रहा है, सबको कोई भूख से न मर पाए, किसी को किसी तरह की परेशानी न हो, तो महीने में डबल राशन कर दिया है और वो भी बिल्कुल फ्री। केंद्र सरकार ने एक बार और एक बार प्रदेश सरकार ने अब फिर दोबारा से कर दिया है कि वो उसके साथ में चीनी भी, तेल भी, दाल भी, नमक भी, ये सब चीज़ें भी राशन में मिलने लगी हैं ताकि गरीब आदमी को कोई परेशानी न हो। रामवीर सिंह भैया जी का कहना, भारतीय जनता पार्टी की जब से उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, केंद्र में सरकार बनी है, उसने मान सम्मान सभी का सुरक्षित रखा गया है। और रहा सवाल अब कोरोना से भी लोगों को बचाया है और उन्होंने गरीबों को उचित कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई हैं, गरीबों को इस भुखमरी से बचाने का काम किया है भारतीय जनता पार्टी ने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 2022 में सरकार बनने जा रही है। रामवीर भैया जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को किसी कारणवश बहुमत नहीं मिला तो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे? ये संभव ही नहीं है। स्पष्ट बहुमत भारतीय जनता पार्टी को, पिछले से भी ज्यादा 3/4 बहुमत। कोई सामने प्रत्याशी नहीं है। आप क्या बता सकते हैं कि जो लोग पैसे से खरीद के टिकट ला रहे हैं, क्या जनता उनको स्वीकार करेगी? आज जो समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ था, आज वो भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है और अपना विकल्प तलाश कर रहा है। आज वो समाज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ बहुत तेजी से जुड़ रहा है। हमारे हाथरस में भी कई साथी जो बहुत लंबे समय तक बहुजन समाज पार्टी में थे, ऐसे तमाम लोग आज भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हैं और कई लोग आ रहे हैं। अभी 19 बहुजन समाज पार्टी के पिछले 2017 में जीते थे, उसमें से अब मेरे ख्याल से एक भी विधायक नहीं बचा है और सब विधायकों ने अपना नया सुरक्षित आशियाना तलाश कर लिया है। और रही बात ये पैसा लेकर जो टिकट लोग ला रहे हैं, जनता उनको कभी स्वीकार नहीं करेगी। जो आदमी करोड़ों रुपए में आज टिकट लेके आ रहा है, वो जनता का क्या भला करेगा? वो पहले तो अपना भला करेगा। ऐसे लोगों से जनता भी अब अपने आप को मान रही है कि भाई बहुजन समाज पार्टी ने हमारे वोट के नाम पर हमें पहले से ही बेच दिया है, तो हम प्रत्याशी से क्या उम्मीद करेंगे? ऐसे लोग, ऐसे प्रत्याशी अब समाज में कोई स्वीकार्य नहीं है। बहुत दिन चल गया ये। अब भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इस फार्मूले के तहत बिना जाति धर्म देखे हुए आप देख सकते हैं कि जो कम्युनिटी
भारतीय जनता पार्टी के बहुत खिलाफ रहती है। आवास उनको भी मिल रहे हैं, राशन उनको भी मिल रहा है, जितनी तमाम सरकारी योजनाएं हैं सरकार बराबर हिस्सेदारी दे रही है, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रही। तो जब शासक हो जाता है तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ योगी जी और मोदी जी को। उन्होंने बिना कोई भेदभाव किए हुए सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं और पूरे देश में 135 करोड़ देशवासियों को आदरणीय मोदी जी पूरी दुनिया में एक सम्मान दिला रहे हैं। और योगी जी उत्तर प्रदेश के 22-22.5 करोड़ लोगों को पूरे कोरोना काल में भी और आज भी पूरी तरह से सुरक्षित रखते हुए और धीरे धीरे विकास के रास्ते पर उत्तर प्रदेश बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामवीर भैया जी का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है जिसके बल पर हम उत्तर प्रदेश की सरकार बनी, हमारी केंद्र में सरकार बनी, सबका साथ सबका विश्वास के साथ हम सत्ता में आए हैं और हमने कर दिखाया है। और आने वाली 2022 में भी हम उत्तर प्रदेश में सरकार बनाएंगे, 2024 में भी हमारी सरकार बनेगी, क्योंकि इतनी कल्याणकारी योजनाएं हमने समाज के लोगों को दी हैं जिससे जनता हमसे खुश है और हम जनता की अदालत में जाकर सरकार बनाने जा रहे हैं। भैया जी, अभी जो सरकार ने एक किसान विरोधी जो बिल है जो वापस लिया है और इससे जो थोड़ा सा कुछ समय तक लोग नाराज चल रहे थे भारतीय जनता पार्टी से कि किसान धरने पर बैठे हैं, उनकी समस्या का निदान नहीं हो रहा है। अब सरकार ने, चुनाव नजदीक है उत्तर प्रदेश का, 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है, तो लोगों का यह है कि ये राजनीति स्टैंड है, इसलिए सरकार ने ये बिल वापस लिया है। तो इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या आप पर? देखिए, हम ये मानते हैं और आदरणीय हमारे प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार भी किया है कि हम जनता को सही से विश्वास में नहीं ले पाए या समझा नहीं पाए। मैं मानता हूँ यह कल्याणकारी किसान बिल था। मैं भी एक किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ, खुद मैं भी आज भी किसान हूँ। तो हम कहीं किसानों को समझा नहीं पाए कि देखिए, आज एक छोटा किसान न तो बैल रखता है, न वो उसके डिपेंड होकर, छोटा किसान 4-5 बीघे वाला किसान आज अपने परिवार का पालन उस खेती से नहीं कर सकता। तो खेती घाटे का सौदा हो गई है। वो कहीं जब एक वैज्ञानिक तरीके से उसकी खेती होगी तो कोई ज़बरदस्ती जो अफवाह फैलाई विरोधियों ने कि खेती को सरकार छिना लेगी या मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी वो छिना लेगी, ये सब बिल्कुल गलत अफवाह थी। हम आज भी मकान किराए पर उठाते हैं, गांव में आज भी किसान तमाम अपने खेत को 1 साल के लिए पट्टे पर, 2 साल के लिए पट्टे पर दे देते हैं। वो प्रक्रिया है, वैज्ञानिक पद्धति से आएंगी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी, वो फायदे की खेती को करेंगी, मिट्टी की जांच कराएंगे कि कौन सी खेती यहाँ लाभकारी हो सकती है। ऐसी स्थितियों में लोगों ने गलत वो किया। रही बात मंडी की, लोगों ने अफवाह फैलाई कि प्राइवेट मंडियाँ खुल जाएंगी तो वहाँ किसानों को उचित भाव नहीं मिलेगा। पुरानी जो सरकारी मंडियाँ हैं वो मंडियाँ यथावत चल रही हैं, लोगों को विकल्प मिल रहा था। आज भी कई प्रदेशों में कई जगह पर प्राइवेट मंडियाँ काम कर रही हैं और लोग अपनी स्वेच्छा से कहीं भी अपना माल बेच सकते हैं। तो इस तरह की कुछ विरोधियों ने वो हथकंडा अपनाए और कुछ हमारे किसान भाई भ्रमित हो गए, तो उनकी भी समझ में नहीं आई। एक दिन जब समझ में आएगा तो किसान भाई अपने आप को विरोधियों के जाल में ठगा हुआ महसूस करेंगे। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, मोदी जी ने जन भावना के अनुरूप लोगों की जिद के सामने या नासमझ लोगों की जिद के सामने उसको वापस लिया। लोकतंत्र का अच्छा नमूना पेश किया कि भाई लोगों को स्वीकार नहीं, जिनके लिए हम अच्छा करें उनको स्वीकार नहीं, तो उन्होंने उन 3 किसान कानूनों को वापस ले लिया। मैं बताना चाहता हूँ कितने अच्छे कानून बन, 370 धारा कश्मीर में जिसको लोग छूना भी नहीं चाहते थे, जिस पर चर्चा भी नहीं करना चाहते थे, कितनी आसानी से उसको हटाया। 370 जिसमें कश्मीर में हमारे लोग जमीन नहीं खरीद सकते थे। हम हिंदुस्तान का आदमी, भारत का आदमी अमेरिका में जाके ज़मीन खरीद सकता है, इंग्लैंड में जाके ज़मीन खरीद सकता है। अभी मोदी जी ने बाबा साहब जिस बिल्डिंग में रहे थे उस बिल्डिंग को खरीद कर वहाँ बाबा साहब के नाम से एक बहुत बड़ी भव्य इमारत बनाई है। पंचतीर्थ का निर्माण किया है अनुसूचित जाति के लिए, बाबा साहब से जुड़ी हुई 5 स्थानों को, जिसमें जन्मभूमि महू छावनी और शिक्षा भूमि लंदन 6 हेनरीज रोड जो लंदन में स्थित है। उसके बाद में बाबा साहब ने जो जहाँ बौद्ध धर्म ग्रहण किया नागपुर, उस जगह पर बहुत भव्य 5 दिन का मेला भी लगता है वहाँ सरकार के द्वारा। और उसके बाद में बाबा साहब ने जहाँ अंतिम सांस ली 6 अलीपुर रोड दिल्ली, वहाँ बहुत संविधान की आकृति में बहुमंजिला इमारत बनाई है और बाबा साहब के नाम पर समर्पित उसको बहुत अच्छा। और जहाँ बाबा साहब की अंत्येष्टि की गई दादर मुंबई में, वहाँ जगह कम थी, एक पुराना अंत्येष्टि स्थल था, वहीं पर बाबा साहब को लगाया गया। उस समय तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने दिल्ली में उनके लिए कहीं जगह नहीं दी, तो उनको एक सार्वजनिक शमशान घाट पर लगाया गया। वहाँ एक बहुत छोटा सा स्तूप था, मुझे भी देखने का मौका मिला।
तो वहाँ लक्ष्मी मिल नाम से एक कपड़े की सरकारी मिल थी, उसको सरकार ने अधिग्रहण करके बाबा साहब के नाम पर अंत्येष्टि स्थल का भव्य इमारत बनाकर बाबा साहब के नाम पर पंचशील पर आधारित 5 स्थानों को पंचतीर्थ का नाम देकर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित की। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ भाजपा की मोदी सरकार को, जो कि उन्होंने इतना अच्छा बाबा साहब की श्रद्धांजलि के रूप में किया है। जो लोग उनका वोट लेकर लंबे समय से एक वर्ग को बेवकूफ़ बनाते रहे, किया कुछ भी नहीं। बाबा साहब के साथ उन्होंने अपनी मूर्तियां खड़ी की और आज आदरणीय मोदी जी ने हम सबके बाबा साहब उनके सम्मान में पंचतीर्थ का स्थान किया। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं मैं उनका। रामवीर भैया जी का कहना है कि हिंदुस्तान में 74 वर्षों गुजर गए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने बाबा साहब के बताए हुए मार्ग पर नहीं चली, बाबा साहब के सपनों को साकार नहीं किया। उनका कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर अंबेडकर के सपनों के भारत के निर्माण की कल्पना की है और उन्होंने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के नाम पर बहुत सी योजनाएं चलाई हैं जो आने वाली पीढ़ी उन्हें याद करेगी। ये उनका कहना है। डॉक्टर अंबेडकर के असली सपनों का भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनाने जा रहे हैं, ये उनका कहना है। रामवीर भैया जी, आप लोगों का यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, केंद्र में सरकारें बनी, जनता यह कह रही है कि महंगाई का दौर बढ़ रहा है। इससे पहले महंगाई बहुत कम थी, तो महंगाई की आड़ में तो ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी महंगाई की मार के लिए इस साल उत्तर प्रदेश में सपा को विकल्प मान रही है। क्या ये बात सही है क्या? देखिए, मैं ये जानता हूं, ऐसे कोरोना काल में जब दुनिया रुक गई, भारत एक घनी आबादी वाला देश है, अमेरिका के हालात आपसे छुपे नहीं है। इटली जो एक धनाढ्य देश माना जाता है, बड़ा विकसित देश है, वहाँ लाशों के ढेर लग गए। बड़ी सूझबूझ से समय रहते हुए आदरणीय मोदी जी ने इस देश में लॉकडाउन लागू किया और पूरे देश ने उनका बात मानते हुए लॉकडाउन को लागू किया और माना, परेशानियां उठाते हुए भी। पिछले 2 वर्ष से हालात कितने हैं कि रेलवे बंद रही, रेल पटरियों पर नहीं चली, अभी पूरी तरह से नहीं स्टार्ट हो पाई है, और तमाम टैक्सेशन और तमाम चीज़ें बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गए। ऐसी स्थितियों में थोड़ी सी महंगाई बढ़ सकती है कि सरकार ने खाद्यान्न वितरित किया, सरकार ने तमाम दुनिया भर के लोगों को बैठ के खाना भी खिलाया, उनको घर पर भी रखा, सबकी तनख्वाहें दी गई, किसी को भी मासिक तनख्वाह नहीं रोकी गई। ऐसी स्थिति में थोड़ी बहुत महंगाई अगर हो भी जाए तो लोग बर्दाश्त कर सकते हैं। सरकार ने सुरक्षा की दृष्टि पर सेना के लिए कितने आधुनिक हथियार मुहैया कराए हैं और उनके लिए जो भी हो सकता था वो सब किया है, हमारी सुरक्षा के लिए किया है। सबको फ्री टीका लगवाया है। आज 2-2 टीके पूरे देश में लग चुके हैं, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, तो शायद दुनिया में कहूँ वो फ्री में लग भी नहीं रहे, सबका चार्ज है। लेकिन मोदी जी और योगी जी ने सबको फ्री टीका लगवाने का कार्य किया है, फ्री राशन वितरित काम किया है। और इस बीच में तमाम लोगों को 1.5 लाख रुपए, देहात में 1,50,000 रुपये आवास के लिए और शहरों में 2,50,000 रुपये आवास के लिए। जो लोग बड़ा मकान भी बना रहे हैं, 20-25 लाख रुपए फाइनेंस कराए, उनको भी 2.5 लाख रुपए की छूट मिल रही है। तो एक छोटा नहीं है, तमाम लोग गरीब आते हैं जिनको आज सबको आवास दिया जा रहा है। कितनी बड़ी योजना है। थोड़ी बहुत महंगाई बढ़ी है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन ये तत्कालिक है, ये कोई लंबे समय के लिए नहीं है। ये सब अभी हो जाएगा, धीरे धीरे चल पड़ा है देश अपने उस पर। पिछले 2 साल का रुका हुआ कभी कल्पना नहीं की थी कि हमको इस तरह से बिल्कुल सब कल कारखाने बंद हो जाएंगे और दुनिया रुक जाएगी, हम लोग घरों में रुक जाएंगे। लेकिन बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया आदरणीय योगी जी ने और मोदी जी ने। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोरोना काल को उनकी सूझबूझ के लिए। भैया जी का कहना है कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, योगी जी ने बहुत सूझबूझ से उत्तर प्रदेश में, पूरे भारतवर्ष में लोगों को मौत के मुंह से बचाया है, ये उनका कहना है। रहा सवाल महंगाई का, महंगाई सबकी सरकार में रही, किसी में ज़्यादा रही, किसी के कम रही, लेकिन लोगों को सरकार ने राहत देने का काम किया है। भैया जी, आपने टिकट मांगा है, आपको अगर टिकट मिल गया, आप एमएलए का चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव भी जीत जाएंगे, तो चुनाव जीतने के बाद जनता के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, मेरा स्पष्ट विजन है। मैंने लोकसभा भी 2004 में हाथरस से लड़ा था और बहुत अच्छे मतों से दूसरे स्थान पर रहते हुए केवल 11,000 वोट से हाथरस लोकसभा आ रहा था। 2007 में
भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य सीट पर हाथरस विधानसभा का चुनाव मुझे लड़ाया था। बहुत अच्छा चुनाव वो भी लड़ा था मैंने। मेरी पत्नी 3 बार जिला पंचायत की सदस्य और 1 बार ब्लॉक प्रमुख हाथरस से रही हैं। ऐसी स्थितियों में मैं राजनीति से बहुत पहले से समाज के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मेरा स्पष्ट विजन है कि जो लंबे समय से लोगों ने हाथरस में, जो मैंने बचपन में देखा था, यहाँ 5-6 बड़े बड़े कल कारखाने थे जिसमें हजारों लोग नौकरी करते थे और एक उद्योग नगरी था। यहाँ कपड़े के कई बड़े बड़े मिल थे, कारखाने, जिसमें एक पुराना मिल बोला जाता था, एक नया मिल, एक बिजली कॉटन मिल, इस तरह से कई कारखाने थे। और तेल मिल, पुरानी शहर में पूरा रेलवे लाइन से उनका वो होता था नेटवर्क, पूरी रेलगाड़ी पूरे शहर में घूम के जाती थी और उनमें माल भरा जाता था। मैं उस पुराने स्वरूप को, हाथरस का जो उद्योग था, जो पिछली सरकारों में, बहुजन समाज पार्टी की सरकारों में और समाजवादी पार्टी की सरकारों में लोगों ने लूटने का काम किया हाथरस के लोगों को, मेरा प्रयास होगा हाथरस पुनः अपनी पुरानी समृद्धि की तरफ लौटे और कल कारखाने स्थापित हों और जो कल कारखाने चल रहे हैं वो आधुनिक रूप से उनका विकास हो और हाथरस में जो बहुत बड़ी समस्या है एक ट्रांसपोर्ट नगर की, वो हो और रिंग रोड हाथरस में बने और एक हरियाई हॉस्पिटल हाथरस में होता था, जो बहुत पूरे भारतवर्ष में 2-3 ही ऐसे हॉस्पिटल थे, उसमें एक हाथरस का हरिनेत्र चिकित्सालय था। वो पिछले कुछ परिस्थितियां ऐसी रही हमारे यहाँ के राजनीतिक लोगों की, उन्होंने इन सब चीज़ों को, हाथरस का दुर्भाग्य कहा जाएगा कि आज मेडिकल कॉलेज सरकार बनाने जा रही है पूरे प्रदेश में। अभी हाथरस में भी संभावनाएं चल रही हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे प्रतिनिधियों का इसमें सुस्तीपन रहता है कि वो कई जिलों में शुरू हो गया है, अभी हाथरस में नहीं शुरू हो पाया। तो मेरा प्रयास रहेगा इन सब चीज़ों के लिए, हॉस्पिटल के लिए आदमी, कोई मरीज़ को हाथरस से बाहर रेफर न करना पड़े और उद्योग के लिए भी कहीं बाहर पलायन न करना पड़े। ऐसा मैं हाथरस में, अगर मुझे मौका मिलता है, पार्टी मेरा अगर मुझे विधायक का चुनाव लड़ने का अवसर मिलता है, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि हाथरस का युवा बेरोजगार न रहे, हाथरस का मरीज़ कहीं बाहर इलाज के लिए न भटकना पड़े। रामवीर भैया जी का कहना है कि अगर मैं हाथरस से विधायक बना तो जो हाथरस जनपद जिस नगरी के नाम से जाना जाता था उसकी मूल सुविधाएं जो वंचित है, उन मूल सुविधाओं को पुनः वापस लाने का काम करूंगा, ये रामवीर भैया जी का कहना है। मुझे आशीर्वाद मिला। रामवीर भैया जी, लोगों का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से अगर आपको टिकट मिला तो जो एक जाटव जाति है, जो आजकल मायावती के पिछलग्गू बनी हुई है और मायावती से जुड़ी हुई है, तो आपने अपने फेस ग्राउंड पर आपने 3 बार जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता है। तो क्या इस बार अगर एमएलए का टिकट मिला आपको, तो जो जाटव जाति है इस क्षेत्र में, क्या वो आपको ही वोट करेगी क्या भारतीय जनता पार्टी के टिकट के बाद? नहीं, जाटव समाज तो करेगा ही। मैं बताना चाहता हूं कि मुझको सभी जाति धर्म के मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं करते, लेकिन मेरा दावा है कि मैं 50% मुस्लिम समाज का ही मुझे लोग वोट मिलेगा, हर समाज का वोट मिलेगा। लेकिन पार्टी मेरे ऊपर विचार करती है, ये मैं मानता हूं कि सभी जानते हैं शहर में, ये मेरा कहना नहीं है, मगर मुझे टिकट मिलता है तो अच्छी और ऐतिहासिक जीत होगी और केवल हाथरस पर ही नहीं, आस पड़ोस की सीटों पर भी मेरा समाज वोट करेगा भारतीय जनता। रामवीर भैया जी का कहना है कि अगर मुझे मौका मिला तो मुझे सर समाज का वोट मिलेगा। मेरी छवि एक सामाजिक स्तर पर एक अच्छी छवि के रूप में गिनी जाती है। ये क्षेत्र में मेरा सामाजिक स्तर बहुत, कैरियर बहुत अच्छा रहा है। मैंने समाज के लोगों के बीच में जाके काम किया है, ये उनका कहना है। एक खास मुलाकात में रामवीर भैया जी ने ये बताया है। देखते रहिए आज का सच, हर खबर सच के साथ।